आवाज मत करना बेटा, ठीक है? Welcome to Sonolux Universe. The Bluetooth device is ready to pair. आज हम लोग इस वीडियो में स्मॉल जी और कैपिटल जी के डिफरेंस के बारे में स्टडी करेंगे, दोनों में क्या अंतर है। ये हमारा जो है ये स्मॉल जी और कैपिटल जी के बीच में जो डिफरेंसेस है, ये जो है इसका वैल्यू -11। ये छूट गया था, पिछले वीडियो में उसको डिलीट कर दिया हूँ, ये छूट गया था। जब मैंने वीडियो देखा तो लिखा नहीं था। ये जो देख रहे हैं आप, ये है आपका स्मॉल कैपिटल जी का वैल्यू 6.67 और 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर केजी पर स्क्वायर, केजी पर -2 या पर केजी स्क्वायर हो जाएगा। ये जो हो गया आपका इसमें कैपिटल जी का वैल्यू है। तो फिर से मैं इसको जो है शुरू करता हूँ। ये स्मॉल जो जी देख रहे हैं और कैपिटल जी जो देख रहे हैं, यह जो है सिंबल है स्मॉल जी और कैपिटल जी। ये स्मॉल जी जो सिंबल है वह है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और कैपिटल जी जो सिंबल है ये यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का है। ये दोनों जो सिंबल देख रहे हैं ये बहुत ही महत्वपूर्ण सिंबल है। जैसा कि आपने जब स्टडी किया होगा फिजिक्स का, तो उसमें से आपने जो अध्ययन क्या है उस अध्ययन में पढ़े होंगे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, जिसको कहते हैं प्रबल नाभिकीय बल। आपने पढ़ा होगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, विद्युत चुंबकीय बल। आपने पढ़ा होगा वीक न्यूक्लियर फोर्स, जिसको कहते हैं कमजोर नाभिकीय बल। और आपने पढ़ा होगा ग्रेविटेशनल फोर्स, जिसको हम लोग कहते हैं गुरुत्वाकर्षण बल। इन चार जो बल जो है, ये चार जो फोर्स है, इसी चार फोर्स के मदद से पूरी जो सेलेस्टियल सिस्टम्स है, उस सेलेस्टियल सिस्टम्स का परिचालन होता है या सिस्टम्स चल रही है। तो जो पूरी जो फिजिकल सिस्टम्स है, पूरी फिजिकल सिस्टम्स के लिए जो फोर्सेस जो डिफाइंड किया गया है वह यही चार फंडामेंटल फोर्स है। उस चारों फंडामेंटल फोर्स में जो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स है वो है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स है, जिसको हम लोग कहते हैं प्रबल नाभिकीय बल। और सबसे जो कमजोर जो फोर्स है वो आपका ग्रेविटेशनल फोर्स है। और आज हम लोग उसी ग्रेविटेशनल फोर्स के रेफरेंस में स्मॉल जी और कैपिटल जी को डिस्टिंग्विश करेंगे, या उस पर हम लोग चर्चा करेंगे या बातें करेंगे और देखेंगे उसमें क्या क्या है। न्यूटन साहब क्या कहते हैं कि एक ऑब्जेक्ट m1 है और दूसरा ऑब्जेक्ट m2 है। पूरी सेलेस्टियल सिस्टम्स में, पूरी जो ब्रह्मांड में है, उसमें से किसी दो बॉडी के बारे में बता रहा है कि ये दो बॉडी है। दोनों बॉडी क्या कर रही है, जिसका मास m1 है और एक का मास m2 है। इसका एक का मान लिया है m1 और दूसरे का मान लिया है m2। और ये दोनों मासेस जो है ये पूरी सेलेस्टियल सिस्टम्स में है। अब कहता है कि दोनों सेलेस्टियल सिस्टम्स में जो मास हैं, यह मास एक दूसरे पे क्या कर रहा है, फोर्स लगा रहा है। एक दूसरे पर क्या कर रहा है, फोर्स लगा रहा है। और जो ये फोर्स जो लगा रहा है उसको हम लोग क्या कहते हैं, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कहेंगे, अर्थात फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन कहेंगे, अर्थात गुरुत्वाकर्षण बल कहेंगे। तो गुरुत्वाकर्षण बल क्या है, गुरुत्वाकर्षण बल जो है दो ऑब्जेक्ट के बीच में लगने वाला
फोर्स ऑफ एट्रैक्शन है ड्यू टू मासेस। द्रव्यमान के कारण जब एक वस्तु दूसरे वस्तु पर फोर्स लगाती है, कौन सा? एट्रैक्शन का, खींचने का। जैसे जब चार्जेस में जब देखते हैं आप, तो सेम चार्जर रिपेल टू ईच अदर की बात होती है, अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट टू ईच अदर होती है। तो यहाँ पर न्यूटन साहब ने कहा है कि जो कोई भी पूरे ब्रह्मांड में, पूरी सेलेस्टियल सिस्टम में, पूरे स्पेस में, कि जो दो बॉडी है, वो बॉडी एक दूसरे को क्या करेगा? वह अट्रैक्ट करेगा। कहता है इन इनवर्स एवरी बॉडी अट्रैक्ट टू ईच अदर। दैट मींस द फोर्स ऑफ अट्रैक्शंस अप्लाइड बिटवीन द टू ऑब्जेक्ट हैविंग देयर सम मासेस। कहता है कि दो ऑब्जेक्ट जिसके अपने मास होंगे, उसके बीच में एक फोर्स लगेगा और उस फोर्स का नाम होगा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ड्यू टू देयर मासेस। दैट इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल फोर्स। यही जो है ग्रेविटेशनल फोर्स या गुरुत्वाकर्षण बल होगा, जिसके बारे में किसने कहा है? सर आइजैक न्यूटन साहब ने कहा है कि पूरी ब्रह्मांड जो है, पूरी जो सेलेस्टियल सिस्टम्स है, उस पूरी सेलेस्टियल सिस्टम्स में एक बॉडी दूसरे बॉडी पर क्या करेगा? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के कारण क्या करेगी? खींचेगी। तो ये जो है आपको सर आइजैक न्यूटन साहब ने जो बातें कही है, उस बातों को हमने आपके पास बताया। अब कहता है कि यह बॉडी इस बॉडी पर फोर्स लगाएगा और यह बॉडी इस बॉडी पर फोर्स लगाएगा। जितना जोर से ये फोर्स लगाएगा, उतना ही जोर से ये फोर्स लगाएगा, दोनों एक दूसरे को। लेकिन जो एक्सेलरेशन जो उत्पन्न होगा, वह इस पर डिपेंड करता है, उस बॉडी के मास पर डिपेंड करता है। दैट मीन्स कि अगर कम मास है इसका और इसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ही स्ट्रांग है, तो एक्सेलरेशन इसमें ज्यादा होगा कम मास वाले में, और ज्यादा मास वाले में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा वो कम होगा। जैसे मैं आपको बताऊं कि हमारी क्या है, ये स्टाइलस पेन है। दिस स्टाइलस पेन्स आल्सो अट्रैक्ट टू अर्थ and earth also attract to this stylus pen. The force of the accelerations in the stylus is very large compared to the accelerations of the earth towards this stylus pen. That means कि जो पृथ्वी है वह इस स्टाइलस पेन पर क्या कर रही है? ग्रेविटेशन उत्पन्न कर रही है, एक्सेलरेशन उत्पन्न कर रही है। लेकिन यह एक्सेलरेशन इतना ज्यादा है, इतना ज्यादा है, इतना ज्यादा है, इतना ज्यादा है कि पृथ्वी हिलती डोलती भी नहीं है और यह पैर पृथ्वी के गोद में समा जाती है। दैट मीन्स कि चूंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शंस जब स्मॉल मास वाले ऑब्जेक्ट पर लगेंगे, तो उसमें ज्यादा एक्सेलरेशन उत्पन्न करेंगे कंपेयर टू द हैवी मास ऑफ ऑब्जेक्ट। अर्थ का जो मास है और एक मान लीजिए स्टाइलस पेन का जो मास है, उसमें कितना डिफरेंस है? मिलियंस टाइम्स डिफरेंसेस है। तो दैट मीन्स ये डिफरेंशिएट्स कर देता है कि जो है, जो विजुअलिटी जो होगा फोर्स का, ग्रेविटेशन का जो होगा, या फोर्स किस पर लग रहा है, वो आप देखेंगे स्टाइलस को है। तो कहता है कि जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा वह F जो होगा कैपिटल G स्मॉल m इंटू m2 बाई इसके जो मासेस है, ये जो मास देख रहे हैं, ये जो मास देख रहे हैं, इसकी जो सेंटर ऑफ मास है, जो सेंटर ऑफ मास मतलब द्रव्यमान केंद्र, किसी भी वस्तु का द्रव्यमान केंद्र वह केंद्र है जिस केंद्र को माना जाता है कि पूरी वस्तु की मास वहां पर सन्निहित है, इस पॉइंट पर सन्निहित है। तो अब देखिए ये जो m1 देखे m2 देखे दोनों का, और दोनों के जो सेंटर ऑफ मासेस है, दोनों के जो द्रव्यमान केंद्र है, उसकी बीच की दूरी अगर मान लिया जाए r है, तो ये r स्क्वायर हो जाएगा। ये हो गया आपका जो यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है, उसके जो फोर्स है उसका ये एक्सप्रेशन है, या व्यंजन है, या व्यंजक कहिए इसको। ठीक है। अगर मान लीजिए कि एक ऑब्जेक्ट हम लोगों ने अर्थ ले लिया, एक ऑब्जेक्ट हम लोगों ने ये अर्थ ले लिया, और एक ऑब्जेक्ट जो है छोटा सा कोई हम लोग मास m वाला ले लिए,
और इसकी सेंटर ऑफ मास और इसके सेंटर ऑफ मास के बीच की दूरी जो है x है, और इसकी जो पृथ्वी की मास है कैपिटल है। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि जो कैपिटल मास जो है ये पृथ्वी का है और यह मास कोई ऑब्जेक्ट का है, छोटी सी ऑब्जेक्ट है, और इन दोनों के बीच के सेंटर ऑफ मास जो है, बीच का डिस्टेंस जो है x है। तब ये F इज इक्वल टू हो जाएगा कैपिटल G बड़ी M इंटू छोटी m बाय x स्क्वायर। यहाँ पर x हमने मान लिया, ये जो सेंटर ऑफ मास है और ये जो सेंटर ऑफ मास है, दोनों के बीच का जो डिस्टेंस। अब क्या कहता है, अब आगे जो कहता है कि इस ऑब्जेक्ट में जो पृथ्वी अपनी ओर खींच रही है उसको मान लेंगे हम लोग स्मॉल जी, इसमें एक्सेलरेशन उत्पन्न किया इस ऑब्जेक्ट में। तो जो फोर्स जो है अगर इस पर लग रहा है और उसमें ग्रेविटी जो स्मॉल एक्सेलरेशन जी निकल रहा है, तो एम जी इज इक्वल टू जाएगा कैपिटल जी कैपिटल एम बाई एक्स स्क्वायर। तो ये छोटी एम कैंसिल हो गया, आपके पास जी और बड़ी जी बड़ी एम बाई एक्स स्क्वायर। ये क्या है, जब किसी ऑब्जेक्ट पर लगने वाला जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी के कारण जो ग्रेविटी एक्सेलरेशन उत्पन्न हुआ वो स्मॉल जी है, और x जो है दोनों के बीच की जो है सेंटर ऑफ मासेस है जिस पर ये एक्सेलरेशन उत्पन्न हो गई। दैट मीन्स यहाँ पर क्या है, यह एक वेरिएबल क्वांटिटी है और यह एक कांस्टेंट क्वांटिटी है। जो इसकी फिजिकल आइडेंटिटी जो है, हम लोग जो इसके जो पहचान करेंगे फिजिकल एंटिटी के रूप में, तो जी एक वेरिएबल क्वांटिटी है और बड़ी जी स्मॉल जी इज ए वेरिएबल क्वांटिटी एंड कैपिटल जी इज ए कांस्टेंट क्वांटिटी। ये जो कांस्टेंट कैपिटल जी है, इसी कैपिटल जी की मदद से सर आइजैक न्यूटन साहब ने अपनी जो पुस्तक थी जिसका नाम था प्रिंसिपिया, ये प्रिंसिपिया जो पुस्तक न्यूटन साहब था, उन्होंने जो फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन की जो थ्योरी को उन्होंने उस पुस्तक में जो लिखी, उनमें जो एक्सटेंट होकर के जो एक कांस्टेंट आया, उस कांस्टेंट का नाम जो है कैपिटल जी जो है दिया गया। और कैपिटल जी को जो है न्यूटनियन कांस्टेंट ऑफ ग्रेविटेशन कह सकते हैं या कैवेंडिश कांस्टेंट ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कह सकते हैं। और इस ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का यूज जो है करके सर आइजैक न्यूटन या कैवेंडिश ने जो ग्रेविटेशनल थ्योरी था, उस पूरी जो लोक है, पूरी जो दुनिया है, इस थ्योरी को समझे और अलग अलग जो है कंसेप्ट्स को फिजिक्स में इसकी मदद से प्रोपोगेट किए, आगे बढ़ाए। तो उसी दरम्यान में मैं आपको इस दोनों के बारे में बताता हूं। देखिए ये जी जो है ये है एसिलेशन अर्थात यह त्वरण है, और त्वरण का जो एसआई यूनिट्स होता है वह क्या होता है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये स्मॉल जी जो है इसका एसआई यूनिट्स हो जाएगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये जो देख रहे हैं मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये जो जी देख रहे हैं ये एक्सेलरेशन है, और ये जो हिंदी में त्वरण कहेंगे, और इसका एसआई यूनिट होगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर त्वरण का। अब ये क्या है, इसके बारे में मैंने पिछला वीडियो बनाया वेरिएशन ऑफ जी, उस वीडियो का मैंने नाम दिया, प्लेलिस्ट में जाएंगे फिजिक्स वाला प्लेलिस्ट में आप इसको देख सकते हैं। जो वेरिएशन ऑफ जी है दैट मीन्स ये बदलता है, ये चेंजेबल है, इट इज नॉट ए कांस्टेंट, इट इज ए वेरिएबल। यह जो है या दिस इज ए वेरिएबल फिजिकल क्वांटिटी, यह जो है बदलने वाला फिजिकल क्वांटिटी है, यह बदलता है,
या इसकी जो वैल्यू होगी, इसकी जो मान होंगे वो बदलते रहेगा। कैसे बदलते रहेगा? जैसे यह ध्रुव पर जाएगा मतलब पोल पर जाएगा, जैसे वह विषुवत रेखा पर जाएगा, जैसे वह पृथ्वी के अंदर जाएगा, जैसे वह आसमान की ओर जाएगा, ये जिधर भी जाएगी कोई ऑब्जेक्ट या जी जहां पर भी कंसीडर करेंगे वह कांस्टेंट नहीं होगा, वह बदलेगा। वह क्या होगा? बदलेगा। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में या वेरिएशन ऑफ जी में मैंने आपको बताया था कि जी का जो वैल्यू है वो पोल पर मैक्सिमम होता है। ज्यो ज्यो आप पोल से विषुवत रेखा की ओर आइएगा जी का वैल्यू क्या होगा? घटेगा। हम लोग जो जी का वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर जो लिखते हैं वह कहाँ लिखते हैं हम लोग? वह जो लिखते हैं वह लिखते हैं हम सी लेवल of 45 degree latitude। That means 45 डिग्री अक्षांशीय रेखा वाले समुद्र तल पर जो 45 डिग्री अक्षांशीय जो रेखा वाले जो समुद्र तल है, उसी समुद्र तल पर जो है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इसका वैल्यू हम लोग मेजरमेंट करते हैं। दैट मीन्स इस 45 डिग्री लेटीट्यूड से ज्यो ज्यो हम ध्रुव की ओर जाएंगे त्यों तो जी का वैल्यू बढ़ेगा, और इस 45 डिग्री लेटीट्यूड से ज्यो ज्यो विषुवत रेखा की ओर हम लोग अर्थात इक्वेटर की ओर जब जाएंगे हम तो त्यों इसकी जो वैल्यू होगी क्या होगी? घटेगी। That means the value of G is increasing from equator to pole and decreasing from pole to equator of the earth। ये जो स्मॉल जी है जिस पर हम लोग यहाँ बातें कर रहे हैं ये अर्थ का स्मॉल जी है। ये स्मॉल जी मून के पास भी होंगे, ये स्मॉल जी सन का भी होगा, ये स्मॉल जी और भी जो सेलेस्टियल बॉडी है जैसे एस्ट्रॉइड्स हो गया और भी जो प्लैनेट्स है और भी जो स्टार्स है पूरे ब्रह्मांड में पूरे यूनिवर्स में सबके पास स्मॉल जी होगा। लेकिन कैपिटल जी जो है वो पूरी ब्रह्मांड के लिए एक ही होगा। दैट इज नॉट डिफरेंट। मीन्स स्मॉल इज डिफर फ्रॉम सेलेस्टियल बॉडी टू सेलेस्टियल बॉडी। दैट मीन्स जैसे मैं कहूं ये जो मेरा स्टाइलस है तो इस स्टाइलस के लिए स्मॉल जी जो होगा वो अलग होगा और अर्थ का जो स्मॉल जी होगा वो अलग होगा। दैट मीन्स पूरी जो सेलेस्टियल सिस्टम्स है, पूरी जो ब्रह्मांड है, पूरी जो कॉस्मोस है, पूरी कॉस्मोस में जो भी बॉडी मास रखती है, जिस किसी बॉडी के पास द्रव्यमान है उसके पास स्मॉल जी है। और जो स्मॉल जी जो है इसकी जो वैल्यू है अलग अलग सेल्स बॉडी का अलग अलग होगा, वो सेम नहीं होगा। दैट इज डिफरेंट। मीन्स स्मॉल जी वेरीज फ्रॉम नॉट ओनली इक्वेटर टू पोल और सरफेस टू डेप्थ और सरफेस टू हाई, बट दिस स्मॉल बॉडी स्मॉल जी चेंजेस फ्रॉम सेलेस्टियल बॉडी टू सेलेस्टियल बॉडी। ये जितनी भी ब्रह्मांड में बॉडी है सभी बॉडी में स्मॉल जी अलग अलग होगा, डिफर करेगा। हो सकता है दो बॉडी जो हो उसका मास सेम हो, सेम पोजीशंस हो तो उसका अलग अलग बातें हो, अलग अलग बातें हो सकती है। लेकिन जो हम लोग ओवरऑल जो देखेंगे वो ये देखेंगे कि जो स्मॉल जी है यह वेरीज करता है, मतलब बदलते रहता है हर एक जगह पर, हर एक प्लेस पर, हर एक प्लैनेट पर, हर एक सेलेस्टियल बॉडी पर, हर एक ब्रह्मांड के वैसे कण जिसमें द्रव्यमान हो। तो ये जो चीजें हैं उस पर जो है चेंजेज होते रहता है।
बदलते रहता है। तो ये जो हम लोगों ने जो सीखा स्मॉल जी के बारे में, वो ये सीखा कि यह एक वेरिएबल क्वांटिटीज है और यह क्या होती है, बदलती है। और कैसे बदलती है? यह प्लैनेट टू प्लैनेट बदलती है, यह हेवनली बॉडी टू हेवनली बॉडी बदलती है, यह स्टार टू स्टार बदलेगी। यह इक्वेटर से जब हम अपने अर्थ पर करेंगे, जब इक्वेटर से विषुवत रेखा से ध्रुव की ओर जाएंगे बदलेगा, मतलब इक्वेटर से जब हम लोग पोल की ओर जाएंगे इंक्रीज करेगा। जब हम लोग धरती के सरफेस से जब पृथ्वी की सेंटर की ओर जाएंगे तो यह घटेगा। जब पृथ्वी के सरफेस से ऊपर की ओर जाएंगे तो यह घटेगा। That means this is not a constant quantity. It is a variable. It is changeable. It is changes from place to place. It is changes from body to body. यह जो है प्रत्येक जो बॉडी होंगे उसके अलग अलग मान होंगे। But capital G is remains unchanged. Its value is constant. It doesn't depends upon the any celestial body. It is independent of the celestial body. जैसे उदाहरण के लिए दोनों जो है, जैसे आपको मैं बताता हूं दोनों के इंडिपेंडेंस नेचर के बारे में, स्मॉल जी और कैपिटल जी। जैसे ये अर्थ है, EARTH अर्थ है, और ये जो है पूरे यूनिवर्स के लिए दिया गया है। जिसे अर्थ पर अगर मान लीजिए छोटा मास, बड़ा मास और बड़ा मास और बड़ा मास और बड़ा मास, और ये निर्वात है, तो इस निर्वात में कहें अगर इस पर कोई वस्तु गिर रही है तो कितनी स्पीड से गिरेगी, ठीक है। तो यह जो कहता है कि इंडिपेंडेंट होगा मास का, ये कितना पहले ये पहुंचेगा इस पर, ये उससे इंडिपेंडेंट होगा, क्योंकि जी की वैल्यू इस ऑब्जेक्ट इस ऑब्जेक्ट इस ऑब्जेक्ट इस ऑब्जेक्ट के मास पर डिपेंड नहीं करता है। तो अर्थ पर जो होगा या ये एक्सेलरेशन जो होगा वह मैंने सेम होगा, इसके लिए भी सेम, 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 सब सेम टाइम पर पहुंचेगा। अगर यह वैक्यूम हो और इस सभी ऑब्जेक्ट को हम लोग गिरा दें पृथ्वी पर तो सभी सेम सेम, मतलब निर्वात में जब गिराएंगे तो सेम सेम। आपके दिमाग में आया होगा कि जो बताए पहले, जो मैं इसी में जो बात किया कि जो स्मॉल ऑब्जेक्ट है, जैसे ये आपका छोटा जो मैंने बताया, कि इस पर जो है एक्सेलरेशन ज्यादा उत्पन्न होगा। क्यों ज्यादा उत्पन्न होगा? ये मैंने बताया कि जो स्मॉल था, ये अर्थ बड़ा है, ज्यादा इस पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगा, इसलिए तेजी से चला आएगा, पृथ्वी कम जाएगा। तो चूंकि जब ये छोटा लेंगे तो आपका एफ का जो वैल्यू होगा वह तो इस मास और इस मास दोनों पर डिपेंड करता है फोर्स, लेकिन जो ग्रेविटी होगा वह जो है, ये जो जी जो है वह जो है इस बॉडी के मास पर डिपेंड नहीं करेगा, क्योंकि इससे इंडिपेंडेंट होगा ये कितना तेजी से जाएगा। हाँ, लेकिन जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा दोनों बॉडी पर वो अलग होगा, जो इसके बीच में लगने वाला होगा, इसके बीच में, 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 ये सभी ऑब्जेक्ट के बीच में लगने वाले जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होंगे वो अलग होंगे, ग्रेविटेशनल फोर्स होंगे। बट जब अर्थ की ओर जो इसमें एक्सेलरेशन उत्पन्न होगा, इस बॉडी इस बॉडी इस बॉडी इस बॉडी सभी बॉडी का सेम होगा। इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द मास ऑफ दीज ऑब्जेक्ट्स। That means G doesn't depends upon the mass of these objects. It जो small g है इसके mass पर depend नहीं करेंगे. But the force of attraction between Earth and these small objects ये depend करेंगे. Force of attraction, क्योंकि मैंने बताया force of attraction का फॉर्मूला क्या होता है कि जो G बड़ी m छोटी m by x स्क्वायर, that means जो small m है उस पर force depend करता है। लेकिन जो ये जो मैंने बताया जी, इसमें एम काट देते स्मॉल पे और इंडिपेंडेंट हो गया तो उस पर इंडिपेंडेंट नहीं करता है। तो ये चीजें हो गया इसमें। अब देखिए जो ये कैपिटल जी है, यह जो है यह डिपेंड नहीं करेगा कि यह ऑब्जेक्ट क्या है, यह ऑब्जेक्ट क्या है, कहां से है, किस ब्रह्मांड से, किस सेलेस्टियल सिस्टम से, उसकी डेंसिटी क्या है, उसकी मास क्या है। इट इज इंडिपेंडेंट, इट इज एब्सोल्यूट। यह एब्सोल्यूट कांस्टेंट है, ये डिपेंडेंट वाला कांस्टेंट नहीं है, यह वेरिएबल वाला कांस्टेंट नहीं है। यह क्या है? यह कांस्टेंट, यह बदलने वाला नहीं है,
ठीक है, यह क्या है, कांस्टेंट है, इसको कहते हैं यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, इसको कहते हैं गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक स्थिरांक। यह जो है स्थिरांक है, पूरे ब्रह्मांड का स्थिरांक है। और पूरी जो सेलेस्टियल सिस्टम से, पूरी सेलेस्टियल सिस्टम को जो हम लोग डिफाइन करते हैं, जब उस पर चर्चा करते हैं, जब अध्ययन करते हैं, तो उसमें इसको चीज को देखते हैं। तो ये जो कैपिटल जी है, इसका जो वैल्यू है वह होता है 6.74 4 into 10 to the power minus 11 न्यूटन मीटर स्क्वायर केजी माइनस 2। ये जो हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा कैपिटल जी का वैल्यू 6.674, फिर छूट गया था 6.674 into 10 to the power minus 11 न्यूटन मीटर स्क्वायर केजी माइनस 2। ये जो हो जाएगा आपका इस कैपिटल जी का वैल्यू 6.674 into 10 to the power minus 11 न्यूटन मीटर स्क्वायर केजी माइनस 2, केजी टू द पावर माइनस 2। अब ये जो देख रहे हैं, ये कैपिटल वैल्यू जी का वैल्यू है। ये एक्सपेरिमेंटली लगभग इसको इतना माना गया है, इसमें अभी और डेसिमल तक गया है एक्सपेरिमेंट। अभी एक्यूरेटली जो है, अभी एग्जैक्ट जो है साइंटिस्ट जो है, फिजिसिस्ट, इन्होंने निकाला नहीं है, बल्कि फिजिक्स की बहुत सारी चीजें ऐसे आप पढ़ेंगे कि उसमें जो है अप्रोक्सीमेशन में ही रहता है, ठीक है। उसी के आधार पर जो है एब्सोल्यूट फिजिक्स में कोई ट्रूथ नहीं है। तो ये जो कैपिटल जी इक्वल टू 6.674 इंटू 10 टू पावर माइनस 11 न्यूटन मीटर स्क्वायर केजी स्क्वायर। तो यह जो हो गया आपका, यह ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है पूरी सेलेस्टियल सिस्टम्स के लिए, पूरी हेवनली बॉडी के लिए, कहीं पर भी हो, इसी सिस्टम्स की मदद से हम लोग कैपिटल जी की मदद से हम लोग फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन को डिफाइन करेंगे। तो आपने देखा ये जो स्मॉल जी है वह क्या है, वेरिएबल है, यह बदलने वाला है। कैपिटल जी जो है वह क्या है, वह यूनिवर्सल कांस्टेंट है। इसकी जो इकाई होती है मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है, और इसकी जो इकाई है आपने देखा न्यूटन मीटर स्क्वायर केजी टू द पावर माइनस 2 है। अब जो है आप इसको जो है जैसे देखते हैं कि जी बड़ी एम बाई एक्स स्क्वायर, हमने देखा ऊपर में जो आया था हम लोगों के पास। तो कभी कभी पूछता है आपसे कि इसका डायमेंशंस क्या होगा, ठीक है। ये तो इसमें सिंपली समझिए कि इसके लिए हम लोग अगर यूनिट की बात करेंगे तो क्या होगा यूनिट, जी का एसआई यूनिट के लिए हम लोग इसका एसआई यूनिट लिखेंगे, क्या लिखेंगे, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और एसआई यूनिट ऑफ जी, एसआई यूनिट ऑफ जी, और मास का जो एसआई यूनिट होता है के जी होता है, और इसका क्या हो जाएगा, एक्स है डिस्टेंस सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। ये जो देख रहे हैं ये मीटर स्क्वायर हो गया, और जो कैपिटल जी है मान लेंगे एसआई यूनिट ऑफ जी, इसको ठीक से मैं लिख देता हूं, क्लैरिटी नहीं है, एसआई यूनिट ऑफ जी, जी के जो एसआई यूनिट्स होंगे उसको गुणा केजी और मीटर पर सेकंड स्क्वायर बाय मीटर स्क्वायर कर देंगे। क्योंकि जो ये डिस्टेंस x है तो x के लिए मीटर में लिखते मीटर होगा। अब इसको इधर से गुणा कर दीजिए, इसमें तो क्या हो जाएगा आपका मीटर क्यूब पर सेकंड स्क्वायर, और जो आपका हो जाएगा एस आई यूनिट ऑफ कैपिटल जी इंटू, अब जो है केजी कीजिए, तो ई केजी की जब इधर लाइएगा तब मीटर क्यूब, और ये जो ऊपर चला जाएगा तो आपका हो जाएगा सेकेंड पर माइनस 2, और ये केजी इस तरफ से इस तरफ आएगा तो इसमें माइनस 1 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका मीटर क्यूब सेकेंड पर माइनस 2 केजी माइनस 1। इसी को जो हम लोग डायमेंशंस के रूप में लिखेंगे तो मीटर के लिए हम लोग एल लिखते हैं तो L3 हो जाएगा, टाइम के लिए -2 लिखेंगे, और किलोग्राम के लिए m पर -1 देंगे, ये हो जाएगा डायमेंशन। तो ये कुछ विशेष इसमें है नहीं, ठीक है। तो जो हम लोगों ने यूनिट देखा, क्या देखा, ये मीटर गुना मीटर, मीटर क्यूब हो गया, ये सेकंड स्क्वायर था ही,
kg इस पट्टी थे ना, इस पट्टी से डिवाइड हो जाएगा, तो ये नीचे जैसे ऊपर जाएगा -2 हो जाएगा, kg -1 मीटर क्यूब सेकेंड पर -2 kg पर -1, ये जो हो जाएगा आपका, ये एसआई यूनिट में हो जाएगा, ये एसआई यूनिट हो जाएगा किसका, जी का एसआई यूनिट होगा। तो ये कुछ है नहीं इसमें, आप आसानी से इसको कर सकते हैं, ठीक है। अब ये जो देख रहे हैं आपने, जो डायमेंशन था, जो मीटर है इसके लिए लेंथ यूज करते थे, सेकेंड है तो इसके लिए टाइम यूज करेंगे, केजी है इसके लिए मास यूज करेंगे, तो मास पर पावर कितना हो जाएगा -1, ये लेंथ है तो इसके लिए एल क्यूब हो जाएगा, ये सेकेंड है इसके लिए टाइम है -2 दे देंगे, लेंथ का यूनिट 2 हो जाएगा, डायमेंशन 2 हो जाएगा, टाइम का डायमेंशन -2 हो जाएगा, मास का डायमेंशन, एम का डायमेंशन, मास का डायमेंशन -1 हो जाएगा। ये सभी जो चीज था, इसका डायमेंशन था स्मॉल जी और उसका, दोनों का अलग अलग डायमेंशन होता है, और दोनों का जैसे स्मॉल जी का डायमेंशन क्या हो जाएगा, इसका हमने लिखा था मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो जो एक्सेलरेशन का डायमेंशन होता है वही हो जाएगा। लेंथ के लिए आप यूज करते हैं मीटर, तो मीटर हो गया ये, टाइम के लिए टी यूज करते हैं -2 हो जाएगा, ये डायमेंशन आपका हो जाएगा किसका, ये डायमेंशन जो हो जाएगा आपका, ये डायमेंशन हो जाएगा आपका इसका ग्रेविटी स्मॉल जी का डायमेंशन हो जाएगा। तो इसमें कुछ है नहीं, ज्यादा परेशान होने की जरूरत भी नहीं है। अब जो हम लोग कुछ चीजें इस पर देखेंगे, थोड़ा सा और चीजों से जोड़ करके मैं आपको सोच रहा कुछ बता दूं एक्स्ट्रा। जैसे आपने एक कैपिटल जी आपने देखा, यह एक कांस्टेंट है जिसने पूरी सेल सिस्टम्स को डिफाइन किया है, और क्लासिकल मैकेनिक्स का जो है यह हीरो है समझ लीजिए, क्योंकि क्लासिकल मैकेनिक्स में जो कैपिटल जी है ये बहुत बड़ा महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। अब जो हम लोग बातें करते हैं न्यूटन साहब की, तो न्यूटन साहब ने इस जी की मदद से जो है फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन को डिफाइन किया और उनकी थ्योरी को आगे बढ़ाया। अब इसी कदम में जो है ना आइंस्टीन ने भी वर्क किया है, तो आइंस्टीन का जो वर्क था उन्होंने भी जो है इस कैपिटल जी को यूज किया है अपने जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में, और जो उन्होंने जो दिया था स्ट्रेस एनर्जी टेंसर जो दिया था उसमें भी जो है कैपिटल जी का इन्होंने यूज किया था। लेकिन आइंस्टीन महोदय ने जो फॉर्मूला दिया था स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, वहां पर उसने एक नया कॉन्स्टेंट को यूज किया था जिसका नाम था स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट। तो ये जो स्पीड ऑफ लाइट जो हम देख रहे हैं यह भी एक कांस्टेंट है, यह कांस्टेंट किसका है, स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का, और जो स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी जो अल्बर्ट आइंस्टीन ने दिया था उसके लिए जो उन्होंने कांस्टेंट यूज किया था, सी किया था। और आइंस्टीन का क्या था स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, आइंस्टीन कहता है कि एनर्जी और मास एक दूसरे से इस तरह से संबंधित है कि जो एनर्जी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास है, एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास, या मास इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एनर्जी। दैट मींस मोर मास मोर एनर्जी, मोर एनर्जी मोर मास। और आइंस्टीन कहते हैं कि एनर्जी कैन बी कन्वर्टेड इनटू मास एंड मास कैन बी कन्वर्टेड इनटू एनर्जी, and this equation is established mathematically by Einstein as E is equal to mc square। और ये जो इन्होंने c स्क्वायर लिया, इन्होंने कहा कि c is the speed of light, और इस पूरी सेलेस्टियल सिस्टम्स में जो पूरी फिजिकल सिस्टम्स है, पूरी फिजिकल सिस्टम्स में no object can move faster than the light, or no object can attain the speed of light having their objectiveness। जो उसकी ऑब्जेक्टिवनेस है, जो वस्तु का अपना जो वस्तुत्व है, उस वस्तुत्व को लेकर के कोई भी ऑब्जेक्ट जो है क्या नहीं हो सकता है, वह जो है लाइट की स्पीड को
को अटेंड नहीं करेगा। जैसे ही कोई वस्तु लाइट की स्पीड को अटेंड करेगा, that object has not mass, that object translate into complete energy। ये मास एनर्जी रिलेशंस का जो है ये कंसेप्चुअल थ्योरी है, और इसी थ्योरी को यूज करते हुए आइंस्टीन ने बातें कही कि जो एनर्जी है वो मास में बदला जा सकता है, और जो मास है उसको एनर्जी में बदला जा सकता है। और इसी मास एनर्जी के रिलेशंस को आइंस्टीन ने एक कांस्टेंट जिसका नाम था स्पीड ऑफ लाइट, उसको यूज करके इस चीज को उन्होंने प्रोपोगेट किया। तो आज हमने आपको जो है स्मॉल जी, कैपिटल जी, और थोड़ी सी जो आइंस्टीन की जो बातें थी, जो उन्होंने जो एक नई कांस्टेंट को जो इन्होंने इंट्रोड्यूस किया, जिस पर जो स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी जो इस्टेब्लिश्ड हुआ, उसको मैंने आपको बताया। इसी तरह से आपको ढेर सारे अलग अलग विषयों के जो बेसिक कंसेप्ट के साथ साथ जो हाई लेवल की जो कंसेप्ट्स है उस पर भी हम लोग बात करके अपना बेस्ट एफर्ट्स आप लोगों को मैं देने का प्रयास करूंगा। थैंक यू।